प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की तैयारी दुनिया भर में कई ममालिक में जारी है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ट्रायल बेसिस पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि बरतानिया वो मुल्क है जहाँ पर बाकायदा तौर पर वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में भी इसके ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल बेसिस पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये कब मुकम्मल होंगे, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में वैक्सीन कब दस्तयाब होगी, कब लगना शुरू होगी, पहले मरहले में किन लोगों को लगाई जाएगी, क्या ये वैक्सीन महफूज है, ये वैक्सीन लेने के बाद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ती हैं, वैक्सीन लगाने के बाद क्या मुकम्मल तौर पर कोरोना से हम महफूज हो जाएंगे, वैक्सीन किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे सवालात हैं जो वैक्सीन को लेकर लोगों के जहनों में मौजूद हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये जो वैक्सीन है ये महफूज है। पाकिस्तान में जो लोग ट्रायल बेसिस पर रज़ाकाराना तौर पर जो है वो ये वैक्सीन ले रहे हैं, वो उनकी तादाद कितनी है, क्या ये तादाद हौसला अफजा है, उनको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, उससे क्या नताइज अखज़ किए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वैक्सीन को लेकर। बहुत सारे सवाल हैं जो वैक्सीन के हवाले से लोगों के जहनों में मौजूद हैं। आज हम यही सवाल सामने रखेंगे माहिरीन के सामने और मानों के सामने। मेरे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और डॉक्टर साहब के पास ही जो ट्रायल बेसिस पर वैक्सीन है वो लगाई जा रही है और डॉक्टर साहब इस पूरे अमल की निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डॉक्टर मुख्तार साहब से हम दुनिया भर में जो मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन तैयार हुई है या हो रही है, किस मरहले में है और कैसे हो रही है, और क्या कोई एक वैक्सीन किसी दूसरी वैक्सीन से बेहतर है, इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर नाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप बरतानिया से हमारे साथ हैं, और बरतानिया जैसा कि मैंने कहा वो मुल्क है जहाँ पर बाकायदा तौर पर वैक्सीन लगने का अमल शुरू हो चुका है। क्या नताइज सामने आ रहे हैं डॉक्टर नाहिद से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रायल कैसे चल रहे हैं, क्या दिलचस्पी के साथ लोग इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं? थैंक यू सो मच असद। हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है और लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि हमें ये ख़तरा है कि हम शायद लोगों को इनकार करें कुछ देर बाद, क्योंकि पहले हमारा 10,000 का टारगेट था कि 10,000 लोगों में हम ये ट्रायल करेंगे। लेकिन इस रिस्पांस को देखते हुए हमने अपने प्रिंसिपल्स को कहा कि इसको 18,000 कर दिया जाए, जो कि मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इनका 18,000 कर दिया गया। और अब तकरीबन 13,000 लोग वॉलंटियर्स हम क्रॉस कर चुके हैं और जो प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग है। तकरीबन तमाम एज ग्रुप 18 साल से ऊपर हमने लगाए और तो बोथ सेक्सेस को लगाए, और डायबिटिक्स को भी लगाए, हाइपरटेंसिव्स को भी लगाए, पीपल विद हार्ट डिजीज़ भी लगाए। ऑब्वियसली इसमें हामला ख़वातीन और वो ख़वातीन जो हामला होना का इरादा रखती हैं उनको एक्सक्लूड किया, और उनको एक्सक्लूड किया जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिला रही हैं, क्योंकि उनमें अक्सर ट्रायल्स में वो हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि उनमें हमारा कोई तजर्बा नहीं होता फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 ट्रायल्स में। ये जो ट्रायल्स हम कर रहे हैं फ़ेज़ 3B ट्रायल्स है, जो कि जिसका मतलब है इसके बाद इसने कमर्शलाइज्ड प्रोसेस में चले जाना है इस मुल्क में भी और बाकी मुल्कों में। और अच्छी चीज़ ये है कि ये कनाडा और चाइना के कैनसिनो इसका नाम है, कैन से कनाडा और सिनो इज़ चाइनीज़, और ये कई मुल्कों में ट्रायल हो रहे हैं। इस वक्त 5 मुल्कों में से ज़्यादा हो रहे हैं, और इसकी जो सेंट्रल रजिस्ट्री है ट्रायल्स की वो कनाडा में है, वहीं से रेंडमाइजेशन कोड होता है, और ये डबल ब्लाइंडेड है। ना हमें पता होता है कि एक्टिव वैक्सीन लग रही है, ना वॉलंटियर को पता होता है, और ये इसमें बहुत अच्छे वेल टॉलरेटेड है। अभी तक किसी भी वॉलंटियर को खुदा न खास्ता सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5 से 7% लोगों को ज़रूर थोड़ा बहुत बुखार हुआ और एक दिन से भी कम रहा और उन्होंने कोई पैरासीटामोल वगैरह से वो सेटल हो गया। और कुछ लोगों को हम ये भी करते हैं कि उनको फॉलो अप बहुत स्ट्रिंजेंटली हम कर रहे हैं। उनके टेलीफोन नंबर्स होते हैं हमारे पास, ईमेल्स होती हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, तो हम उनको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करते हैं। तो बहुत ही उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं और कुछ उनमें ऐसे एडवर्स सीरियस इवेंट्स नहीं हुए। अगर किसी को कोविड हो जाए तो वो फिर उसको हम कंपनसेट करते हैं 30,000 रुपीज़ से,
इनिशियली हम 3000 देते हैं और 8000 और 5000 हम देंगे आफ्टर 1 ईयर जब ये कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल पे। तो ये इसकी वॉलंटियरिंग एक ऑनरेरियम है लॉजिस्टिक्स कवर करने के लिए उनके जो आते हैं हमारे सेंटर। राइट डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि अभी तक इसके कुछ जैसे मैं जी मुकम्मल कर लीजिए। जी रिएक्शन नहीं आया, और लेकिन लोगों ने ये ट्रायल का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोगों ने, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये समझने की ज़रूरत है कि ये वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट नहीं है, और ज़्यादातर वैक्सीन जो हैं चाहे वो फाइज़र की है, चाहे मॉडर्ना है, चाहे वो रशियन है स्पुतनिक 5 जो कि अब कॉम्बिनेशन में भी यूज़ हो रही है कि 2 वैक्सीन इकट्ठी अमेरिका में कल से ट्रायल शुरू हो रहा है मंडे से, यहाँ 2 वैक्सीन दोनों बाजुओं में मुख्तलिफ सोर्स की लगेंगी। तो ये तकरीबन सारी वैक्सीन टारगेट कर रही हैं स्पाइक प्रोटीन्स को, जिसका मतलब ये है कि 139 जो म्यूटेशंस हमने रजिस्टर की हैं अभी तक, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी म्यूटेशंस पे भी काम कर रही है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है कंसिडरिंग के 39,000 इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं इस वायरस की। लेकिन अगर ये ज़्यादा म्यूटेट भी कर जाती है तो हम इस वैक्सीन से जो हम ट्रायल में कर रहे हैं, हम वायरस को नहीं टारगेट कर रहे, हम स्पाइक प्रोटीन्स को कर रहे हैं जो कांटे इसके ऊपर हैं, जिसके ज़रिए वायरस ने सांस के ज़रिए जाके ACE2 रिसेप्टर्स को लगना है। तो वी आर ओनली डिस्ट्रॉइंग स्पाइक प्रोटीन्स। तो अगर वायरस म्यूटेट भी कर जाती है तो हम सिर्फ इसकी जो अटैचमेंट सिस्टम है, जो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, उसको टारगेट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इट डजंट मैटर वेदर इट म्यूटेट्स और नॉट, इसका जो एंट्री सिस्टम है सिर्फ उसको हम रोक रहे हैं। तो इसलिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आ रही है हमें इनिशियली, क्योंकि लोग टेस्ट करा रहे हैं NTS, इसमें स्पाइक एंटीबॉडीज टेस्ट करनी पड़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मच मोर देन आर एक्सपेक्टेड आ रही है इन 3 महीनों में। वी सी के 3 महीनों में सस्टेन्ड बल्कि बढ़ती जा रही हैं आपकी एंटीबॉडीज, और पाकिस्तानी होस्ट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एडिक्वेट है टू वैक्सीन, जो कि एक बहुत हौसला अफजा चीज़ है कि इंशाल्लाह वैक्सीन, और मैं समझता हूं कि जब 75% पाकिस्तानियों को लग जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी ट्रांसमिशन हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, हर्ड इम्यूनिटी भी पैदा हो जाएगी। राइट, मैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मुझे सर ये बताइए कि हम कितने अरसे में और कैसे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और अब बाकायदा तौर पर इसके लगने का अमल शुरू हो जाना चाहिए? यानी ये ट्रायल पीरियड है, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा और किन चीज़ों की बुनियाद पर हम ये फैसला कर पाएंगे कि ये वैक्सीन महफूज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इसके अंदर कोई 20,000 से 40,000 या 50,000 तक लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनकी सेफ्टी और एफिकेसी की कितनी ये सेफ है और कितना बाअसर है ये देखा जाता है। तो उसके बाद अगर उसके रिजल्ट्स जो हैं, फिर वो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं अपने अपने मुल्क की, वो इवेलुएट करती हैं, और फिर जो ख़ास तौर पे जो कंपाइल होने के बाद फिर ये तय किया जाता है कि इसकी एफिशिएंसी किस हद तक है, किस हद तक ये प्रोटेक्ट कर रही है। तो अभी तक जो वैक्सीन आई हैं उनमें 90% या 92% या 95% तक एफिशिएंसी रिपोर्ट हुई है, फाइजर की या मॉडर्ना की या दूसरी वैक्सीन जो हैं उनमें किसी में कम भी आई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 लोगों को देंगे तो एक आदमी जो है या 2 लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे, 18 या 19 प्रोटेक्ट हो जाएंगे इससे। तो एक वैक्सीन लेने के बाद भी एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आपको तो ये वायरस जो है फिर भी अटैक कर सकता है। नंबर 1 तो ये। दूसरे, इसकी मास मैन्युफैक्चर जो है वो शुरू हो गई है, कुछ कंपनीज ने शुरू कर दी है जिनको इजाज़त मिल गई थी। तो मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन जो हैं वो बड़े पैमाने पे अवेलेबल हैं। इसी तरह रशियन वैक्सीन उसके बारे में डाउटफुल है कि किस हद तक इफेक्टिव है, क्योंकि उसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स नहीं आए, वो भी लार्ज स्केल पे अवेलेबल हो रही है। पाकिस्तान में ज़्यादा चांस यही है कि जो कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन है या जो सीनोफार्म की वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स कराची में हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में भी बहुत से ममालिक में फेज 3 ट्रायल्स हो रहे हैं, ये 2 कंपनियां जिनके ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अवेलेबल पहले क्वार्टर जो है, यानी कि अगले 3 महीने में कि ये मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस तादाद में मिले कि आपकी पूरी पॉपुलेशन कम से कम उसका 3/4 कवर हो सके, उसका मेरे ख्याल से कम 6 महीने लगेंगे इससे पहले कि आपको इस तादाद में ये वैक्सीन मिल सके। क्योंकि एक और मरहला ये है कि इनमें 2 डोजेस की ज़रूरत होती है कुछ अरसे के बाद। पहली आपने डोज दी, उसके 2 या 3 हफ्ते बाद दोबारा दूसरी डोज। तो आपको खाली जितने लोगों को लगाएंगे उससे
दूसरी डोज की अवेलेबिलिटी भी गारंटी होनी चाहिए, खाली एक डोज काफ़ी नहीं होगी। जॉनसन एंड जॉनसन है उसकी एक डोज काफ़ी है, और एक कंपनी और है उसकी भी एक डोज काफ़ी है, लेकिन जनरली 2 डोजेस की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एक टाइम लगेगा आपको इस पैमाने पे अवेलेबल होने में कि आपकी पूरी पॉपुलेशन प्रोटेक्ट हो जाए, और उसके फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि आपके पास इतने हुकूमत इतना इन्वेस्ट करे, कोई 100 या 50 मिलियन डॉलर तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और उससे एक शुरू तो कर दिया है हमने, लेकिन इससे 4-5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इससे पहले कि आप कम्प्लीटली अपनी पॉपुलेशन की 70 या 80% लोगों को इसको प्रोटेक्ट कर सकें। डॉक्टर नाहिद, कैसे ऑब्जर्व किया गया है, क्या रिजल्ट सामने आए हैं अब तक, क्या रिजल्ट्स आ गए हैं? क्योंकि अभी शायद 5 तारीख से लगना शुरू हुई है ये, या अभी इंतज़ार है? इसको किस अंदाज में ऑब्जर्व किया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। फाइजर की वैक्सीन आप सही कह रहे हैं, यही इस वक्त बरतानिया में लग रही है। फ़िलहाल जो है तकरीबन 140,000 लोगों को पहला डोज लग चुका है। ये 8 दिसंबर से शुरू हुई थी, और इस वक्त जहाँ तक हमें पता है कोई इसका बुरा रिएक्शन हमने देखा नहीं है। जिस तरह इसको शुरू किया गया था वो ये है कि जो 80 साल से ऊपर जो लोग हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोविड के लिहाज से, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दिया जा रहा है। उसके अलावा जो केयर होम्स में केयर वर्कर्स होते हैं उनको भी ये दिया जा रहा है, और जो बाकी जो वैक्सीन हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो फ्रंट लाइन पे हैं उनके लिए वैक्सीन रखी जा रही है। फ़िलहाल बरतानिया ने कोई आई थिंक 800,000 डोजेज उनको मिल गए हैं, जिसका मतलब है कि आप 400,000 लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं, बिकॉज जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि एक बंदे को 2 वैक्सीन मिलना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा फ़िलहाल 1 हफ्ते या 10 दिन में 140,000 तो रोल आउट हो गई हैं। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं जिसकी वजह से किसी को परेशान। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे क्या मुराद है? वो क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? तो जनरली जो है, जो साइट ऑफ इंजेक्शन होती है, जो आपको बाजू में जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। 24 to 48 आवर्स तक ये दर्द हो सकता है। उसके अलावा माइल्ड बॉडी एक्स, चिल्स, हेडेक, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगेन वो सिर्फ 24 to 48 आवर्स तक ही साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, और वो पैरासीटामोल के ज़रिए से बेहतर हो सकते हैं। 2 लोगों में थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन देखा गया था पिछले हफ्ते में, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिनको पहले से हिस्ट्री थी सिवियर एलर्जीज़ की, तो इसलिए उन्होंने अभी ऐड किया है कि जो लोग सिवियर एलर्जीज से सफ़र करते हैं, यानी कि वो लोग जो एपीपेन रखते हों, जिनको काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से रिएक्शन हो सकता है, वो थोड़ा अभी परहेज़ करें इस वैक्सीन से। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं देखी गई है इसके देने से। सही है। अच्छा डॉक्टर मुख्तार साहब, मुझे ये बताइए सर कि क्या कोई एक वैक्सीन किसी दूसरी वैक्सीन की निस्बत ज़्यादा बेहतर है? यानी किसी एक मुल्क में अगर एक वैक्सीन ट्राई हो रही है, किसी दूसरे मुल्क में दूसरी हो रही है, रशिया में या चाइना में, या सब अपने अपने तौर पर जो ट्रायल के मराहिल को मुकम्मल होने के बाद इस्तेमाल में आ गई वो एक जितनी इफेक्टिव है? अभी तक के तजर्बात क्या कहते हैं? देखें जी, इस वक्त दिसंबर के पहले हफ्ते में तकरीबन 214 कैंडिडेट वैक्सीन रजिस्टर्ड हो चुकी थी। उनमें से 51 जो है ना क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, और 13 जैसा कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, अपना UHS के हमारे कालीग जो है ना कि वो फेज 3 ट्रायल्स में हैं, जिनमें से एक हमारा पाकिस्तान में भी जो है ना जो कि कैन-साइनो की वैक्सीन, उसके क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। तो इस पर मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा
कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ए गुड ऑप्शन कि हमारे यहाँ जो है ना फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। तो डॉक्टर अता साहब भी तशरीफ रखते हैं, मैं एक गुजारिश भी करूंगा कि अब हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए कि हमें अपने ही मुल्क में वैक्सीन बनानी चाहिए। देखें जी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं होती, इट्स ए जनरल कॉन्सेप्ट जिसको आपने रिफाइन करके आगे ले आना होता है। आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सी वैक्सीन बेहतर होगी, देखिए जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है दैट इज ए नॉवल कंसेप्ट। उसमें है ये कि वायरस के विरासती मादे को उसको स्टेबलाइज करके उसको एक ऐसे समझें कि किसी बाल की तरह किसी चीज में बंद कर दिया गया है, वो जब इंसानी खुलिये में जाएगी तो उसको राइट अवे उसने जो है ना मैसेंजर आरएनए होता है उससे प्रोटीन बना देगी, और वो प्रोटीन जो है ना बेसिकली वो वैक्सीन का काम करती है, इम्यूनोजेनेसिटी करती है। दो तरह की होती है, एक एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, दूसरा सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स। ये जो हम ये चाइना की वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, दिस इज टोटली डिफरेंट। ये ऐसी है कि एक और वायरस जो कि इतना इन्फेक्शियस नहीं है, उसकी रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी को कमजोर करके उसमें जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसमें स्पाइक प्रोटीन डाल दी गई है। अब ये है कि ये वैक्सीन रिलेटिवली फाइजर की वैक्सीन से या मॉडर्ना की वैक्सीन से ज्यादा वक्त लेगी, क्योंकि इसने सेल में जाना है, उधर इसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो आके साइटोप्लाज्म में आएगा, और फिर इसके बाद जो है ना ये वैक्सीन की जो है ना ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शुरू होगा। तो बैसूरत इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है, लेकिन मैं एक वर्ड ऑफ काशन जरूर कहूंगा कि 18 दिसंबर को टेड्रोस ने भी यही कहा है, और जो सीडीसी के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये कह रहे हैं बार बार कि वैक्सीन्स आ रही हैं, डोंट थिंक कि वी आर गेटिंग प्रोटेक्शन। इससे बेहतर ये है कि इनको एज ए कम्प्लीमेंट्री लिया जाए। हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लेकिन एहतियात साथ जारी रखी जाए, जैसे मास्क वेयरिंग आई थिंक जी वो जारी रखी जाए। वैक्सीन आपको बिल्कुल, ये वैक्सीन लगवाने के बाद ये मत समझा जाए कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज हो गए हैं, एहतियात जारी रखी जाए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो जानना चाहूंगा, और यकीनन ये सवाल लोगों के ज़हनों में भी होंगे कि पाकिस्तान में जब ये वैक्सीन आती है, अगर डॉक्टर ताउर रहमान साहब कह रहे हैं 3 महीने में आ जाती है, तो पहले मरहले में किन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी सबसे पहले? दूसरा ये कि क्या एक मरतबा वैक्सीन लगने के बाद हमेशा के लिए काफ़ी होगी, या इसका कोई टाइम पीरियड है, 6 महीने के लिए के बाद दोबारा लगवाना होगी, या 1 साल के बाद दोबारा लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी? और फिर जैसा कि सवाल अभी उठाया गया और डॉक्टर ताउर रहमान से मैं जानना चाहूँगा, क्या हम खुद ये वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते? क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ये? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। ये अगर अगले 3 महीने में वैक्सीन पाकिस्तान में सामने आ जाती है, तो आप कितनी बड़ी तादाद या मिकदार में इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पहले मरहले में किन लोगों को लगाई जाएगी? देखें, चाइना ने और कनाडा ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा था कि जिन मुल्कों में ट्रायल्स होंगे उनको तरजीही बुनियाद पे दी जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं, बल्कि कंक्लूड हो रहे हैं अब। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। तो ऑब्वियसली ये तो गवर्नमेंट का कमर्शियल डिसीजन होगा कि जब ये अवेलेबल कमर्शियली होगी तो ये तो गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान, अच्छी चीज़ है कि कोवैक्स का भी एक हिस्सा है, और कोवैक्स अपने WHO का और एक ऐसा उनके ग्रुप बना हुआ है कि जहाँ पे पुअर लो इनकम कंट्रीज़ को तरजीही बुनियादों पे मिलेगी। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी मिलेगी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हर रोज़ तकरीबन 100 लोगों की कीमती ज़िंदगियाँ जा रही हैं, और जो एंड है इसका होना है जब इसने तारीख का हिस्सा बनना है इस वबा ने, इंशाल्लाह तभी बनना है जब आप अपनी 75% आबादी को, अब पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है मैं समझता हूँ, और इसलिए 75% आबादी को अगर बहुत ही एक्सेलरेटेड फेज़ में भी हम करें तो वी आर लुकिंग एट 2022 का जो मिडल है कि उसमें जाके भी अगर हम अचीव कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। उस वक्त तक हमें SOPs को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा रखना चाहिए, ताकि हम ये ना हो कि बहुत सारी और कीमती जानें जा चुकी हों। तो इस वक्त हमें जो
एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रही है, वो वैक्सीन की सूरत में ही आ रही है। और मेरा ख्याल है कि उसके लिए गवर्नमेंट को जितना, और गवर्नमेंट कर भी रही है, उन्होंने फंड्स भी मुख्तस किए हैं। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि जैसे आपने पूछा कि अभी फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से हमारा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन, वो वाहिद इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन है। ये बाकी रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनी हुई है जो जिस पे हम ट्रायल अभी कर रहे हैं, ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे इंसुलिन और बाकी दवाइयात बनती हैं। तो अगर वो यहाँ हम बना भी लेते हैं वैक्सीन, लेबॉर्ट्री स्केल पे इसको बनाना कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए, वी आर ऑलमोस्ट देयर। लेकिन इसको अप स्केल कैसे करेंगे? पाकिस्तान में तो आज तक बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्लांट ही नहीं लग सका। इंडिया नेक्स्ट डोर हैज़ हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स एंड थाउजेंड्स इन चाइना। तो जब तक ये बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट नहीं होगा तो इसको लेबॉर्ट्री, देखें ये यूनिवर्सिटीज़ का काम नहीं है कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करना, ये इंडस्ट्री का, ये गवर्नमेंट का भी नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन ये तो प्राइवेट सेक्टर का काम है और प्राइवेट सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सारों को सिर्फ रीफॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल एजेंसी नहीं फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी, दिस इतना बड़ा मुल्क है, इट डिजर्व्स टू हैव बायोटेक्नोलॉजी प्लांट, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी की ही प्रोडक्ट्स हैं और रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बननी है इसने लार्ज स्केल पे। तो यूनिवर्सिटी तो पेटेंट दे देगी। हमारे तो 29 पेटेंट्स हैं हमारे पास इस वक्त जो कमर्शलाइजेशन के लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई इनको आगे अपस्केल करना चाहेगा तो हम कराएंगे ना। ठीक है, तो ये चलें, यही सवाल फिर मैं ले जाता हूँ डॉक्टर ताउर रहमान साहब के पास। सर, क्या मुमकिन नहीं है कि हम अपनी वैक्सीन खुद तैयार करने लगें और इस पर जो हमें गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट उसमें स्टेप फॉरवर्ड करे? क्या रुकावटें क्या हैं आपके ख्याल में? बात यह है कि हमने कभी बेसिक मैन्युफैक्चर की तरफ, वैक्सीन तो छोड़िए, बाकी जितने फार्मास्यूटिकल्स हैं उसका किसी का भी बेसिक मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में नहीं होता। हम खाली एक्टिव इंग्रेडिएंट बाहर से मंगाते हैं और उनको मिलू के उसको बोतलों में बंद करके बेच रहे हैं। तो बेसिक में, जबकि हिंदुस्तान ने 1970 जो ड्रग्स एंड पैटेंट्स एक्ट लेकर आए थे, 1970 में हिंदुस्तान ने इस बात की इजाज़त दे दी थी कि आप बाहर के पैटेंट्स को कॉपी करें, हालांकि वो गैर कानूनी था और 25 साल तक तकरीबन ये इजाज़त रही, जिसकी वजह से जो 1970 और 1990s के मिडिल तक का जो 25 साल पीरियड था, उस ज़माने में बहुत बड़ी एक्सपीरियंस पैदा हो गया। प्लांट्स लगी हैं, बहुत सारी कंपनियां इंडिया की बड़े पैमाने पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर में आ गई। और लेकिन पाकिस्तान में हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया और जो बेसिक रॉ मटेरियल हैं जिससे ये बनते हैं, यानी कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल तो आप यहाँ बनाते नहीं। वैक्सीन के लिए भी बिल्कुल बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये काम करना है प्राइवेट सेक्टर को और इसके लिए हुकूमत को फैसिलिटेट करना है। उसमें आप लोन्स दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडेज दे सकते हैं, इसको हाई टेक इंडस्ट्री करार दे सकते हैं। आईटी, जब मैं मिनिस्टर था तो आईटी के लिए मैंने 15 साल की टैक्स छूट दी थी, जिससे काफ़ी बूस्ट मिली आईटी इंडस्ट्री को। इसी तरह और जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री है, इसको भी दी जा सकती है। लेकिन लगाना इसको प्राइवेट सेक्टर ही को है और प्राइवेट सेक्टर जब ही लगाएगा जब उसको वो बिजनेस सेंस होगा, इसमें तो कुछ मुनाफा देखेगा इसके अंदर। तो हमें कुछ प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन जो है, ख़ासतौर पे बच्चों की वैक्सीन है, बाहर से सब्सिडाइज आ जाती हैं सब्सिडी के साथ पाकिस्तान में। तो इस वजह से इट डजंट मेक बिजनेस सेंस टू देम कि आप यहाँ पे प्लांट्स लगाएं। तो यकीनन ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। इसके खास वैक्सीन इस तरह नॉर्मल तरीके से नहीं बनाई जाती, खास प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर वैक्सीन बनती हैं, लेकिन ये बनाई जा सकती हैं। पहला पाकिस्तान का वायरोलॉजी सेंटर, वायरस रिसर्च का सेंटर कराची यूनिवर्सिटी में हमने ही कायम किया है, जब फुली ऑपरेशनल है और जहाँ इसकी जीन सीक्वेंसिंग वगैरह भी हो रही है कोरोना वायरस की, और 109 मुख्तलिफ स्ट्रेन हमने पाकिस्तानी पॉपुलेशंस के अंदर जो इन्फेक्शन थी वो डिस्कवर भी किए हैं। लेकिन इसको लेके यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे डॉक्टर अकरम कह रहे थे, एक महदूद काम होता है। आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं आप सब, लेकिन उसको आगे कमर्शलाइज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा और उसके लिए हुकूमत को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए प्राइवेट सेक्टर को वो देनी चाहिए, ताकि उनके लिए ये इट मेक्स बिजनेस सेंस टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। और जो एक आपने सवाल पूछा था कि आपको कोरोना वायरस हो जाए तो आप फिर प्रोटेक्ट होते हैं या नहीं, तो आप एक हद तक प्रोटेक्ट रहते हैं, लेकिन दोबारा से बहुत से केसेस आ रहे हैं कि दोबारा जिनको 4 या 6 महीने बाद दोबारा कोरोना वायरस अटैक कर रहा है। तो वैक्सीन किस हद तक प्रोटेक्ट करेगी आपको? वैक्सीन का मसला ये है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कितने अरसे तक, क्योंकि ये 1 साल के अंदर ये सारी वैक्सीन डेवलप हुई है
जबकि नॉर्मली 3 से 5 साल लगते हैं इस तरह के काम में। तो ये जो है सब फास्ट ट्रैक पे हुआ है, तो कंपनीज को खुद पता नहीं है कि प्रोटेक्शन जो है कितने अरसे तक मिलेगी। आपने एक दफ़ा आज डोजेस ले ली तो क्या 6 महीने बाद या साल भर बाद ये जो है अभी। तो ये कैसे टेस्ट होगा? क्या इसका कोई पैमाना होगा चेक करने के लिए कि दवाई का असर खत्म हो चुका है या अभी बरकरार है? कैसे चेक होगा डॉक्टर साहब? ये नहीं, एंटीबॉडी तो आप टेस्ट करा सकते हैं अपने कि आपके पास जिसम में एंटीबॉडीज, ये फास्ट टेस्ट मौजूद है कि आप जैसे आप टेस्ट करा सकते हैं कि आपके पास ये वाली एंटीबॉडीज हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल आपको टेस्ट कराना होगा, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें इतना टाइम नहीं मिला कि आप 6 महीने या 12 महीने या 18 महीने तक देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको भी ये पता नहीं है कि किस हद तक। नॉर्मली ये समझा जाता है कि 8 से 12 महीने तक प्रोटेक्शन रहेगी, लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी तक, क्योंकि ये सारा जो है सब फास्ट ट्रैक पे हो रहा है और ये इल्म नहीं है अभी तक ज़्यादातर कंपनीज को किस हद तक ये प्रोटेक्शन रहेगी और दोबारा वैक्सीनेशन कितने अरसे बाद आपको करानी होगी। इस ज़मीन में डॉक्टर नाहिद, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या हम किसी नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं कि कितने अरसे के लिए ये वैक्सीन काम करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे भी यही सोच है कि अभी हमें पता नहीं है कि एंटीबॉडीज आपके खून में कब तक रहेंगी। जिन लोगों को एक दफ़ा कोरोना हो चुका है, अब देखा जा रहा है कि उनको फिर से भी हो रहा है, इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि कब तक ये आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इससे। लेकिन आई थिंक जनरली स्पीकिंग लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से फ्लू वैक्सीन यहाँ पे और वहाँ पाकिस्तान में भी एवरी ईयर मिलती है, तो लग इसी तरह रहा है कि शायद इसका भी इसी तरह से कोर्स होगा। लेकिन इट्स टू अर्ली टू टेल बिकॉज ऑब्वियसली लाइक डॉक्टर साहब सेड पहली दफ़ा ये हो रहा है एंड इवन द कंपनीज डोंट नो देमसेल्व्स येट कि कब तक ये इसका जारी रहेगा। सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो सवाल मैं छोड़ गया था, ये 18 साल से कम जो उम्र के लोग हैं उन पर ये वैक्सीन ट्राई क्यों नहीं की जा रही, उनके लिए क्यों नहीं बनाई गई? और फिर ये कि 18 साल से कम लोग फिर इससे कैसे महफूज रहेंगे? क्या वो वल्नरेबल नहीं है? और दूसरा सवाल जो आपने शुरू में भी कहा और ये लोगों का कंसर्न भी रहा, इससे लोगों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात पैदा हुए कि अगर जिनसी अमल से रोका जा रहा है या फिर प्रेगनेंसी जो प्लान कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, तो इससे क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या सिर्फ इसलिए ये एहतियात लाजिम है कि उन लोगों पर अभी ये ट्राई नहीं की गई? इसको वाजे कर दीजिएगा इस नुक्ते को। देखिए असद, क्योंकि मैं नेशनल बायोएथिक्स कमेटी और क्लिनिकल ट्रायल्स कमेटी का भी हिस्सा हूं, तो हम कभी भी किसी भी दवाई जो भी नई ईजाद होती है, वैक्सीन नहीं कोई भी ईजाद हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल हो, चाहे हर्बल हो, उसकी कभी भी इजाज़त नहीं देते प्रेगनेंसी की सिचुएशन में और लैक्टेटिंग मदर्स में, बिकॉज हमें पता नहीं कि क्या इफ़ेक्ट होगा मदर पे और फीटस पे, क्योंकि 2 ज़िंदगियों का सवाल होता है और ये बहुत सेंसिटिव एक मामला होता है। और हमें थैलिडोमाइड का केस अभी तक पता है जहाँ पे थैलिडोमाइड को देखा गया, जो कि एंटी माइग्रेन और बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट्स थे, कि उसने बच्चों में कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस कर दी गई। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा एथिकल डायलेमा है कि डेफिनेटली दे नीड प्रोटेक्शन, मगर हमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना है। हमें जब तजर्बाती तौर पे देखना है तो डेफिनेटली हमें तजर्बे उन लोगों पे नहीं करने जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ में चाहे 0.11% हो फ़र्क, तो इसलिए वो हमें क्योंकि बूढ़ों में और हार्ट के मरीज़ों में, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, शुगर के मरीज़ों में इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। बच्चों में तो इसकी मोर्टेलिटी है सही, ये नहीं कि नहीं है, वो इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि बच्चे 6 हफ्ते बाद कोविड के बाद में कोई उनके हार्ट में चंद कावासाकी डिजीज़ वगैरह आ जाती है। इसलिए रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो की वजह से, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई हमें केस मिला है कि प्रेगनेंसी में ये इसने ख़राब किया है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ट्रायल्स में प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं, और अगर ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता कि प्रेगनेंसी में भी लगानी है, तो बिकॉज मैं खुद अप्रूवल देने वाला हूँ, इस दोनों साइड पे हूँ मैं, तो हम इसकी अप्रूवल ही ना कभी देते, कोई भी नेशनल बायोएथिक्स कमेटी भी इसकी अप्रूवल ना देती। और ये दुनिया में ये ऐसा ही होता है
कि आप प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग मदर्स को ये ट्रायल्स की सूरत में उनको नहीं आप इन्वॉल्व करते, और बाद में जब इसकी सेफ्टी एफिकेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। और जो आप एफिकेसी की बात कर रहे थे, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जो देखें हर मुल्क का जो होस्ट रिस्पॉन्स है फ़र्क है। हमारा फ़र्क है, ओरिएंटल्स यानी चाइनीज़ जापानीज़ का बिल्कुल फ़र्क है, गोरों का बिल्कुल फ़र्क है, यूरोप में या अमेरिका में कालों का बिल्कुल फ़र्क है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन्स हम अपने मुआशरे में, अपने हालात में, अपने एनवायरनमेंट में और अपने जेनेटिक्स की बैकग्राउंड में टेस्ट करें। और ये बहुत अच्छी खुशाइन चीज़ है जो हमने देखा इन 13,000 वॉलंटियर्स में, और जिनके एस एंटीबॉडीज़ हम कर रहे हैं। और मुझे बहुत इनकरेजमेंट हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। अबव 250 हमारा कट ऑफ है 0.4 कि यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे की एस एंटीबॉडीज इतनी होनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं 250 तक देख रहे हैं, और ऑन दी एवरेज 50 to 100 देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड रिस्पांस। अब ये कहना कबल वक्त है कि क्या एंटीबॉडी विल रिजल्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट, ये दैट इज़ अनदर थिंग। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर वैक्सीन प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी और फिर भी किसी को हो जाएगा, जिसको हम कंपनसेट भी कर रहे हैं, तो उसको इतना सीवियर ये थिंकिंग है कि शायद उसको इतना सीवियर ना हो कि साइटोकाइन स्ट्रॉम ना हो। क्योंकि कोरोना जैसे हमें पता है कि कोई 10% वो मरीज़ हैं जिनको साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है या कोएगुलोपैथी होती है जो सीरियस हो जाते हैं, अदरवाइज 90% तो वैसे ही रिकवर कर जाते हैं। अब जो रिकवर कर जाते हैं उनकी जब हमने इम्यून, जो एक और हमने स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि उनकी बड़ी रैपिडली इम्यूनिटी फॉल करती है। जो IgG उनकी बनती है वो आफ्टर 2 वीक्स से शुरू होकर उसकी कॉन्स्टेंटली फॉल की जाती है। और जितनी माइल्ड इन्फेक्शन है, जो कि मेजॉरिटी में माइल्ड होती है, उनकी बहुत रैपिडली फॉल करती है। सीवियर डिजीज़ वालों की किसी हद तक रहती है और इसीलिए रिकरेंस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम अब उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं कि जो रिकवर, जो सर्वाइवर्स हैं कोविड के, कि उनको भी वैक्सीन लगे, क्योंकि एस एंटीबॉडीज होपफुली इनका टाइटर अभी हमें पता है 4-5 महीने तक मेंटेन्ड है, लेकिन होपफुली हम समझ रहे हैं कि 1 साल तक रहेगा। और अब जो मैंने आपको बताया कि कल से एक स्टडी US में स्टडी हो रही है कि मॉडर्ना की राइट डेल्टॉइड में और लेफ्ट डेल्टॉइड में स्पुतनिक 5 जो इकट्ठी वैक्सीन लगेंगी। और ये भी समझा जा रहा है अगर 2 सोर्स की वैक्सीन आप लगाएं तो शायद इम्यून रिस्पॉन्स आपका बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। और एक और स्टडी भी हम करने जा रहे हैं जहां हम 2 महीने बाद एक और टीका देंगे इसी को देखने के लिए। तो ये सब कुछ अभी जारी है। अभी हमें कोई ख़त्मी तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि व्हाट विल बी द बेस्ट शेड्यूल ऑफ द दिस एंड प्रोटेक्टिव टीटर कौन सा है, ये भी नहीं हमें पता। अच्छा टीटर हमें ये पता है कि बेहतर है, लेकिन कितनी देर तक अच्छा रहेगा ये भी नहीं हमें पता। हमारे पास सिर्फ 4 महीने का एक्सपीरियंस है अभी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर तारुमान साहब, क्या जो वैक्सीन है वो सिर्फ हुकूमत ही मुहैया करेगी या प्राइवेट फर्म्स भी अपने तौर पर ये काम कर सकती हैं, या ये सिर्फ गवर्नमेंट की सुपरविजन में ही प्रोसेस रहेगा, चाहे उसमें 1 साल लगे या इससे ज़्यादा? नहीं, इसके अंदर मेरा ख्याल है कि जो कोई पाबंदी नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर भी मंगा सकेंगे, लेकिन इसको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी वैक्सीन आती हैं उसके लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ड्रैप, उसकी इजाज़त से, ताकि वही वैक्सीन आएँ जिनके ड्रैप सेटिस्फाइड हो कि वाकई ये मुफीद हैं और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो रिलायबल तरीके से हो चुके हैं। तो प्राइवेट कंपनीज भी मंगा सकेंगी और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगी, लेकिन इस सिलसिले में कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये मेरा अंदाजा है कि इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब ये कितना कॉस्ट करेगा प्राइवेट अगर कंपनीज मंगवाती हैं, या अभी भी ये गवर्नमेंट को भी कि पर वैक्सीन क्या कॉस्ट कर रही है? मेरा अंदाजा है कि ये तकरीबन 800 से 1500 रुपए के दरमियान रफली कॉस्ट आएगी इसकी वैक्सीन की। जो अभी ये फाइजर की वैक्सीन है, ये तकरीबन समझे रफली 2.5 पाउंड या 3 पाउंड की इसकी कॉस्ट आ रही है, जो कि कोई 500-600 रुपए की है। जो चाइना से जो अरेंजमेंट हुआ है वो भी इसी रेंज में कोई 700-800 रुपए के लगभग अरेंजमेंट हुआ है। और जो दूसरी वैक्सीन हैं, कुछ वैक्सीन महंगी भी हैं, जो इससे 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा वैक्सीन महंगी हैं, जो 10-15 गुना, तो उनमें लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल, जैसे डॉक्टर अकरम भी कह रहे थे, वो
ये प्रॉब्ली कैंसिनो बायो की होगी, क्योंकि ये यहाँ हमारी पॉपुलेशन पे ट्राई की जा चुकी है और ये तरजीही बुनियाद पे अरेंजमेंट भी हो गया है कि ये मुनासिब दाम के अंदर और मुनासिब क्वांटिटीज़ में पाकिस्तान को तरजीही बुनियाद पर अवेलेबल होगी। और क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स हमारी पॉपुलेशन पे हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रेफर इसको किया जाएगा। लेकिन दूसरी वैक्सीन भी आ सकेंगी बशर्ते कि ड्रैप अप्रूव कर दे, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स डेटा वगैरह देखकर दूसरी भी आ सकेंगी। राइट डॉक्टर नाहिद, क्या हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन के दुनिया भर में आ जाने के बाद हम 2019 वाले दौर में या उस तरह की दुनिया में वापस चले जाएंगे और कोविड मज़ीद पूरी इस दुनिया के लिए कोई ख़तरा नहीं रहेगा, क्या हम ये कह सकते हैं? देखें, स्पेनिश फ्लू भी हुआ था और उस वक्त बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हुई थी, बहुत सी तबाही हुई थी उसकी वजह से। लेकिन उस वक्त से लेके अब तक दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, इतना कुछ हुआ है उस वक्त से। तो इंशाल्लाह आगे एक दफ़ा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट होना शुरू होंगे, जिस तरह अब यूके में हुआ है और यूएस में भी शुरू हो गया है। इसी तरह जिस तरह ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगी तो इम्यूनिटी इंशाल्लाह बढ़ेगी। और आई थिंक जैसे पहले भी कहा गया है कि इस साल के एंड तक या उससे अगले साल तक सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। एंड यस, वी होप कि एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल। आई थिंक वन हैज़ टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। जी डॉक्टर मुख्तार साहब, आपकी राय क्या है इस पर? बैक टू नॉर्मल जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा इंशाल्लाह? देखिए जी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जनरल असम्बली की जो पहले हफ्ते में जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से जो टॉप 2 हैं वो ये हैं कि हर मुल्क को अपनी इंडिजीनियस वैक्सीन बनानी चाहिए। दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनके लिए अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। देखिए, ये वायरसेस जो है ना, बेसिकली दे आर जस्ट, ये वायरसेस कोई जिंदा चीजें नहीं होती। अब ये वायरस इस सिस्टम में आ चुका है, सो वी बी केयरफुल, वी बी रेडी। हमें जैसा कि टेड्रोस भी, अभी डॉक्टर टेड्रोस जो WHO को हेड कर रहे हैं, उन्होंने और डॉक्टर एंथोनी फाउची दोनों ने ये ज्वाइंटली कहा है कि अब हमें वैक्सीन बन गई है तो अब हमें एंटीवायरल की तरफ जाना चाहिए। और इस बात पे शायद आपको इस चीज़ का भी सुना होगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरे ख्याल में दोनों एंटीवायरल और वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मुकाबला अगर अमेरिका से करें तो आपने देखा होगा न्यूज़ में कि टोनी फाउची जो कि वैक्सीन का, जिसको फादर ऑफ वैक्सीन कहते हैं, उसके बारे में स्टीव बैनन जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एडवाइजर था, उसने कहा कि मैं टोनी फाउची का सर जो है ना नेज़े पर लटका हुआ देखना चाहता हूं। ही शुड बी हेडेड जो है ना, ये अगर ऐसी बातें कर रहा है जो है ना, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग विद द मनी एंड थिंग्स लाइक दिस वन। तो आई थिंक के ये बड़ा अच्छा जो है ना, आई थिंक वी आर सिटिंग ओवर हेयर और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। आई थिंक इट्स ए टाइम पाकिस्तान शुड टेक द लीड एंड वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, 5th पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड जब नंबरिंग में आते हैं। And we need vaccine, we need antiviral in case if there is any issue. So we jointly should put the efforts. डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप वैक्सीनेशन के मामले पर एडवाइस क्या करना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना कि अभी मोहतात रहना चाहिए, हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, यानी वैक्सीन जहाँ पर लगना शुरू भी हो गई, जैसे बरतानिया में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अभी नहीं लगवानी चाहिए, हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हों। तो ये तो क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल होने के बाद और तमाम फेजेस से गुजरने के बाद वहाँ पर लग रही है। तो आप लोगों को क्या क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस मामले पर? क्या शुक्कों को शुबात में मुब्तला रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए या नहीं? देखिए असद, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दे शुड बी वेरी वेरी होपफुल, और मुझे बहुत अल्लाह ताला के घर से उम्मीद है कि इस आफत से हमारी बहुत जल्दी जान छूट जाएगी। लेकिन हम ज़िंदा उस वक्त तक रहेंगे जब तक वैक्सीन हमें मिलेगी, तो फिर ही हम इसका फ़ायदा हासिल कर सकेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचा सकेंगे। हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा इस वैक्सीन के आने तक, और
इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और जो हमारे वॉलंटियर्स भी लगा रहे हैं और जिनकी एंटीबॉडीज़ भी बन रही हैं, उनको भी हम ये समझाते रहते हैं कि आज अगर मैंने आपको अभी हम रोज़ के कोई तकरीबन 400 to 500 लोगों को कर रहे हैं वैक्सीनेट, तो उनको मैं यही कहता हूं कि भाई ये कम से कम अगर आपको वैक्सीन लग भी गई है और आपका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी है, तो 28 दिन बाद तो एक लेटेंट पीरियड है 1 महीने का तकरीबन, जबकि आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन इस लेवल पे जाएगी कि वो थोड़ी बहुत प्रोटेक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जितनी एग्जॉटिक वायरल डिजीज़ हैं, ये जब इनकी स्पीशीज स्विच होती है, ये एनिमल से ह्यूमन स्विच होती है और ये एग्जॉटिक एनिमल से होती है। ये हॉर्सशू बैट से हुई, इससे पहले मर्स देख लें, इससे पहले स्पेनिश फ्लू देख लें, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और मुसलमान हैं, और हम ना ये एनिमल्स खाते हैं, ना हम इनको पालते हैं, ना हमारा एक्सपोजर है, और ना हम कच्चे खाते हैं, और ना हम इनका खून पीते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो इस्लाम में जो हमें दे दिया गया, क्योंकि इस वबा का किसने साल से पहले कभी सोचा भी था? अमेरिका और ये मुल्क और यूएनओ और ये सारे तो प्लान कर रहे थे अगले 100 सालों के लिए। एक छोटे से जरासीम ने जब हॉर्सशू बैट से ह्यूमन में स्विच हुई दिसंबर 2019 में, उसने पूरी दुनिया का नक्शा पूरा सारा कुछ बदल दिया। इट्स लाइक ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। इतनी जाने तो देखें, इसमें इस वक्त तक 9 करोड़ लोग यानी कि 9 करोड़ लोग अफेक्ट हो चुके हैं और लाखों जाने जा चुकी हैं। आप देखें, इतनी तो न्यूक्लियर बॉम्ब ने शायद तबाही नहीं थी करनी जितनी इसने इस जरासीम ने की है। तो मेरा ख्याल है कि अब लोग, मुझे चाइना से इतने फ़ोन आते हैं कि आपके मज़हब में क्या है कि आप वज़ू करते हैं, आप हाथ धोते हैं, आप अपने आप को क्लीन रखते हैं। और बिलीव मी, उन्होंने वज़ू का मुझसे पूरा, क्योंकि एक बयान था मेरा जो सोशल मीडिया पे गया, और उसके बाद उन्होंने, उनके साइंसदानों ने, तो इसलिए आई थिंक बीइंग ए मुस्लिम वी शुड ऑब्वियसली प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड बी ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और जो निस्फ ईमान है सफाई वो अपनी जिंदगियों में लाना पड़ेगा। निस्फ ईमान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद अकरम साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब और डॉक्टर नाहिद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।